कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही सन्नाटा और गहरा हो गया। रुद्र वहीं अपनी जगह पर सुन्न खड़ा रहा। अभी कुछ पल पहले जो कुछ हुआ था उसका असर उसके पूरे वजूद पर छाया हुआ था। सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था। वे दोनों हमेशा की तरह अपने स्टडी रूम में बैठे थे। नैना अपनी किताबों में उलझी हुई थी और रुद्र बस यूं ही उसे देख रहा था। नैना अपनी किसी छोटी सी बात पर उलझन में थोड़ा सा झल्ला रही और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी किताबों में वापस ध्यान लगाने लगी। वह रोज की तरह उसका एक सहज और अपनापन भरा अंदाज था, लेकिन उसी साधारण सी पल ने, नैना के चेहरे की उस बेपरवाह मासूमियत ने, रुद्र के भीतर अचानक एक ऐसा ज्वालामुखी फोड़ दिया था जिसकी उसे खुद उम्मीद नहीं थी। उस पल नैना को वैसे ही बैठे हुए देखते ही रुद्र के सीने के भीतर एक अजीब सी कसक उठी थी। वह एहसास इतना अचानक और इतना तेज था कि रुद्र की सांसें जैसे अटक गई थीं। उसने महसूस किया कि वह नैना को सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा चाहने लगा है। यह उसके जीवन का पहला प्यार था, एक ऐसा गहरा और अनजाना एहसास जिससे उसका सामना आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वह एहसास उसके दिल में उतरा, रुद्र का पूरा जिस्म खौफ से कांप उठा। प्यार की उस पहली गर्माहट को महसूस करने के बजाय रुद्र उससे बुरी तरह डरकर भाग रहा था। उसके जेहन में बस एक ही बेचैन सवाल चीख रहा था, आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि हमेशा चट्टान की तरह सख्त और अपने जज्बातों पर काबू रखने वाला इंसान आज नैना को लेकर इतनी बेचैनी और असुरक्षा में क्यों घिर गया है। वो इस सच से नजरें चुरा रहा था क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि उनके इस रिश्ते का आगे चलकर कोई भविष्य नहीं है। वे दोनों इस बात से बंधे थे कि उनका ये साथ सिर्फ एक अस्थायी समझौता है। नैना की पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें कानूनी रूप से अलग होना है। उनके इस रिश्ते की एक तयशुदा एक्सपायरी डेट थी। ये सब सोचते ही रुद्र का सिर चकराने लगा। उसने अपने कांपते हाथों से अपना सिर कसकर पकड़ लिया और खुद को अंदर ही अंदर बुरी तरह झिड़का। तुझे होश में रहना होगा रुद्र। ये प्यार, ये बेचैनी, ये सब इस रिश्ते के दायरे से कोसों दूर हैं। नैना सिर्फ तेरी सबसे अच्छी दोस्त है और इससे ज्यादा उसके बारे में सोचना भी इस दोस्ती के साथ धोखा है। इस एहसास को यहीं अपने सीने में घोंट दे, वरना ये आग तुझे और इस रिश्ते को जलाकर खाक कर देगी। वो एक भयंकर मानसिक उलझन में फंस चुका था। एक तरफ उसका नादान दिल था जो अनजाने में ही सही नैना के प्यार में डूबता जा रहा था, तो दूसरी तरफ भविष्य का वो कड़वा सच था जो चीख चीख कर कह रहा था कि इस रास्ते का अंत सिर्फ जुदाई है। रुद्र उस एहसास को अपने अंदर ही दबाने की लाख कोशिश कर रहा था, उससे भाग रहा था, ये जानते हुए भी कि इस एकतरफा कसमसाहट और घुटन के साथ जीना अब उसके लिए हर पल एक सजा बनता जा रहा था। कमरे के उस शांत माहौल के विपरीत रुद्र के भीतर जज्बातों का एक ऐसा सैलाब उमड़ रहा था जिसे रोक पाना उसके बस में नहीं था। वह धीरे धीरे, बिना खुद को संभाले ही, अनजाने में ही सही, नैना की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो खुद इस उलझन में था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसे नैना का यूं पास होना, उसके साथ बैठकर छोटी छोटी बातों पर बेपरवाह होकर हंसना, अब एक अजीब सा सुकून और नशा देने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नैना के साथ बिताया गया हर एक पल उसे इतना खास और कीमती क्यों लगने लगा था। सबसे बड़ा सवाल जो उसके दिल को झकझोर देता था वह ये था, अगर यह एहसास मोहब्बत है तो ऐसा कभी नताशा के साथ क्यों महसूस नहीं हुआ। नताशा उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उसने दुनिया भर का वक्त बिताया था, लेकिन उसके करीब होने पर कभी दिल में वो बेचैनी, वो दीवानगी और वो अपनापन नहीं जागा था जो आज नैना की एक झलक भर से उसके सीने में हलचल मचा देता था। दिन ब दिन रुद्र इसी गहरी कसमसाहट और अंतर्द्वंद के दलदल में धंसता जा रहा था। वह लाख खुद को समझाता, अपने कदमों को रोकता, लेकिन नैना की तरफ उसका खिंचाव कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। अब नैना उसे दिन ब दिन और ज्यादा खूबसूरत और मोहक लगने लगी थी। उसकी नज़रों में नैना के लिए जो जगह थी वह अब सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड के दायरे तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी, एक ऐसा आकर्षण जिसे वह खुद नाम देने से डरता था।
लेकिन रुद्र की ये बदलती हुई नजरें और उसकी ये बेकाबू होती बेचैनी किसी से छिपी नहीं थी। उसके कुछ खास दोस्त इस बदलाव को बहुत गौर से देख रहे थे। वे रुद्र के दिल का ये हाल, उसकी हर उलझन और नैना के लिए उसकी इस अनकही दीवानगी को पूरी तरह भांप चुके थे। वे मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और एक राहत भरी मुस्कान के साथ आपस में सोच रहे थे, चलो देर से ही सही, पर आखिरकार इसी बहाने उस मक्कार और छड़ैल नताशा से तो रुद्र का पीछा छूटेगा और उसे उसकी असली मंजिल मिलेगी। कॉलेज के गलियारे में उस दिन एक अलग ही गहमागहमी थी। नैना अपने एक क्लासमेट अथर्व के साथ किसी बात पर खुलकर हंस कर बातें कर रही थी। उन दोनों का वह बेपरवाह अंदाज और एक दूसरे के करीब होना दूर खड़े रुद्र की आंखों में सीधे तीर की तरह चुभ रहा था। उसे देखते ही रुद्र के भीतर गुस्से का एक ऐसा बवंडर उठा कि उसकी नसें तन गईं। उसके सीने में जलन की एक तेज आग सुलग उठी, जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। उस अनदेखी बेचैनी और गुस्से से उसका दम घुटने लगा और वह बिना एक पल वहां रुके, गुस्से में लाल होकर तेजी से वहां से निकल गया। रुद्र की यह हालत उसके चारों जिगरी यार कबीर, समीर, रोहन और आर्यन कैंटीन में बैठे हुए बड़ी गौर से देख रहे थे। वे अच्छी तरह समझ रहे थे कि रुद्र के इस बेकाबू गुस्से की असली वजह क्या है। थोड़ी देर बाद, जब रुद्र कैंटीन के एक कोने में गुमसुम बैठा था, तभी नताशा वहां आ धमकी। वो नखरे दिखाते हुए रुद्र के पास पहुंची और जिद करने लगी कि वो क्लास छोड़कर उसके साथ कहीं बाहर घूमने और शॉपिंग करने चले। पहले से ही गुस्से और जलन से सुलग रहे रुद्र का पारा नताशा की इस जिद को देखकर 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अब देखा ना ताव, नताशा को सबके सामने गुस्से में बुरी तरह डांट दिया और जाने के लिए साफ मना कर दिया। रुद्र का ऐसा कड़क और बेपरवाह रवैया देखकर नताशा अपमान से सुलग उठी और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अब सच्चाई ये थी कि रुद्र को नताशा के साथ एक पल भी बिताना या उसके आसपास रहना जहरीला लगने लगा था। उसका मन सिर्फ और सिर्फ नैना के साथ रहने को मचल रहा था, लेकिन वह खुद इस सच को स्वीकार करने से डर रहा था। नताशा के जाने के बाद उसके चारों दोस्त अपनी जगह से उठे और रुद्र के पास आकर बैठ गए। कबीर ने अपनी ड्रिंक का गिलास मेज पर रखा और मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई रुद्र? नताशा तो तुझे शॉपिंग के लिए खींच रही थी, तू उसके साथ क्यों नहीं गया? रुद्र ने नजरें चुराते हुए बेरुखी से कहा, बस मूड नहीं है मेरा। तभी समीर ने तंज कसते हुए और सीधा निशाना साधते हुए कहा, मूड कैसे होगा भाई? असली मूड तो कॉरिडोर में अथर्व के साथ हंस हंस कर बातें कर रही नैना ने खराब कर दिया है तेरा। सच सच बता, उस दृश्य को देखकर जो तेरा खून खौला है, उसका क्या हिसाब है? रुद्र हड़बड़ा गया और झेपते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग कुछ भी फालतू की बातें मत सोचो। रोहन ने मुस्कुराकर अपना हाथ रुद्र के कंधे पर रखा और प्यार से समझाया, हम कोई फालतू बात नहीं कर रहे रुद्र। तेरी आंखों में नैना के लिए जो बेचैनी और जलन दिखाई देती है, उसे हम सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तू क्या नैना से प्यार करने लगा है? आर्यन ने बात आगे बढ़ाते हुए कड़ाई से कहा, बिल्कुल सही कह रहा है रोहन। हम सब तेरी यह बेचैनी रोज देख रहे हैं। अभी भी वक्त है भाई, अपने दिल की इस छिपी हुई मोहब्बत को पहचान ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तू हाथ मलता रह जाए। पार्ट 31। दोस्तों की इन तीखी और सच्ची बातों ने रुद्र को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसके पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वे बातें सच थीं जिन्हें वह खुद से भी छिपाने की कोशिश कर रहा था। बिना कुछ कहे रुद्र अपनी जगह से उठा और बिना पीछे मुड़े कैंटीन से बाहर निकल गया। उसके दोस्तों ने उसे रोका नहीं, वे जानते थे कि इस वक्त रुद्र को अपने इस नए और डरावने सच के साथ अकेले रहने की जरूरत है। कॉलेज से घर लौटने का पूरा रास्ता रुद्र के लिए किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं था। गाड़ी चलाते वक्त भी उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, नैना का अथर्व के साथ हंसना, नताशा का नखरे दिखाना और उसके अपने ही दोस्तों के वो शब्द, तू क्या नैना से प्यार करने लगा है? जब वो घर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। लिविंग रूम में सन्नाटा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, किचन की तरफ से हल्की सी आहट सुनाई दी।
नैना वहां कुछ बना रही थी। हमेशा की तरह नैना ने मुड़कर उसे देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसने बहुत अपनापन भरे लहजे में पूछा, अरे रुद्र, आ गए। आज इतनी देर कैसे हो गई? नैना की वह एक झलक, उसकी आवाज में घुला हुआ वह अपनापन, रुद्र के सीने में चल रहे सारे बवंडर को पल भर में शांत करने के लिए काफी था। नताशा का गुस्सा, दोस्तों की बातें, कॉलेज की वह जलन, सब कुछ जैसे हवा हो गया। उसकी आंखों का सारा गुस्सा पिघल गया और उसकी जगह सिर्फ एक गहरी, बेकाबू तड़प ने ले ली। रुद्र ने खुद को संभाला, अपनी पलकें झुकाईं ताकि नैना उसकी आंखों में छिपा तूफान न पढ़ ले, और बेरुखी का दिखावा करते हुए बस इतना बोला, बस। ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था, कहकर वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ट्रैफिक की वजह वह नहीं, बल्कि उसके खुद के भीतर चल रही जंग थी। वो कमरे में आकर चुपचाप खिड़की के पास खड़ा हो गया और अंधेरे में डूबती हुई शाम को देखने लगा, ये सोचते हुए कि अगर यह सच है कि वह नैना से प्यार करने लगा है, तो इस अस्थायी रिश्ते के खत्म होने पर उसका क्या होगा। अगले कुछ दिन रुद्र के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं रहे। कॉलेज हो या घर, उसकी आंखें अनजाने में हर वक्त बस नैना को ही तलाशती रहती थीं। नताशा का फोन और उसका कॉलेज आना अब रुद्र को एक भारी सजा की तरह लगने लगा था। वह नताशा से कन्नी काटने लगा था, जिससे नताशा के मन में शक और गुस्से की आग सुलगने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रुद्र का रवैया इतना ठंडा और बेरुखा क्यों हो गया है। एक शाम रुद्र अपने स्टडी रूम में अपनी फाइलों के बीच उलझा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान किताबों में बिल्कुल नहीं था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और नैना अंदर आई। उसके हाथ में कॉफी के 2 मग थे। नैना ने मुस्कुराते हुए एक मग रुद्र की टेबल पर रखा और हल्के से बोली, कब से देख रही हूँ, एक ही फाइल को लेकर बैठे हो। दिमाग सुन्न हो गया होगा, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। रुद्र ने नजरें उठाकर नैना को देखा। उस वक्त नैना ने हल्के नीले रंग का एक सिंपल सा सूट पहन रखा था और खुले बालों की एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी। वह बिना किसी बनावट के बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्र की पलकें जैसे उस दृश्य पर ठहर गईं। उसके सीने में एक अनसुनी सी कसक उठी, वह चाहकर भी नैना से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। नैना ने जब रुद्र को इस तरह खुद को घूरते हुए देखा, तो उसके गालों पर एक हल्की सी शर्म की लाली दौड़ गई। उसने झेपते हुए नजरें झुका ली और बुदबुदाई, ऐसे क्या देख रहे हैं? कॉफी ठंडी हो रही है, पी लीजिए। रुद्र की धड़कनें तेज हो गईं। उसके भीतर का वह दबा हुआ तूफान फिर से सतह पर आने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर नैना के बिल्कुल करीब आ गया। नैना थोड़ी चौंक गई और उसने अपनी पलकें उठाकर ऊपर देखा। रुद्र उसके इतने पास खड़ा था कि नैना उसकी सांसों की गर्माहट अपने करीब महसूस कर सकती थी। रुद्र की आंखों में इस वक्त कोई दिखावा नहीं था, वहां सिर्फ एक गहरा नशा, एक अजीब सी बेताबी और नैना के लिए बेइंतहा मोहब्बत साफ झलक रही थी। रुद्र बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में सिर्फ नैना के लिए झुका और बोला, तुम्हें पता है नैना, तुम्हारे पास होने से इस खामोशी में भी एक अलग सा सुकून क्यों मिलने लगा है। नैना का दिल अचानक जोरों से धड़क उठा। उसने घबराकर अपनी आंखें झुका ली और फुसफुसाई, रुद्र, यह आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? रुद्र ने अपने होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान लाई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। वो लगभग खुद से ही कह रहा था, काश कि मैं होश में न होता, काश कि यह सब सिर्फ एक भ्रम होता। वह नैना के और करीब जाने ही वाला था कि तभी अचानक बाहर लिविंग रूम में फोन की तेज घंटी बज उठी और उस जादुई डरावने से पल का वह तिलिस्म एक झटके में टूट गया। फोन की उस लगातार बजती घंटी ने जैसे कमरे के माहौल में फैले उस गहरे नशे को एक झटके में तोड़ दिया। नैना हड़बड़ाकर पीछे हटी, उसके गालों की लालिमा और गहरी हो गई। उसने घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए अपनी नजरें चुराईं और फुसफुसाए, वाह, फोन बज रहा है, कोई जरूरी कॉल होगी। बिना एक पल भी वहां रुके नैना तेजी से कदमों से स्टडी रूम से बाहर निकल गई। पीछे कमरे में अकेला खड़ा रुद्र खुद अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल सीने से बाहर आ जाने को बेताब था।
उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा भींच लिया और खुद को ही कोसा, तू ये क्या कर रहा था रुद्र? अगर थोड़ी देर और वहां रुक जाता तो शायद वो सब कह बैठता जिसे छिपाने के लिए तू इतनी रातें जाग रहा है। उसी वक्त बाहर से नैना की आवाज आई, रुद्र, नताशा का फोन है, तुमसे बात करना चाहती है। नताशा का नाम सुनते ही रुद्र के चेहरे पर जमा वो रोमांटिक नशा पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक गहरी झुंझलाहट ने ले ली। उसे लगा जैसे किसी खूबसूरत सपने से जबरन खींचकर उसे वापस इस कड़वी हकीकत में पटक दिया गया हो। रुद्र भारी कदमों से लिविंग रूम में आया। नैना ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया था, जिसकी स्क्रीन पर नताशा का नाम चमक रहा था। नैना की मौजूदगी में उस फोन को हाथ लगाना भी रुद्र को किसी सजा जैसा लग रहा था। उसने बेमन से फोन अपने कान से लगाया और सपाट आवाज में बोला, बोलो नताशा, क्या बात है? उधर से नताशा की तेज और शिकायत भरी आवाज गूंजी, तुम कल शाम से मेरा फोन ठीक से पिक क्यों नहीं कर रहे हो रुद्र? और परसों कॉलेज में तुमने सबके सामने जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया था, उसका क्या मतलब था? तुम आजकल बहुत बदल गए हो। कहाँ हो तुम? अभी के अभी मेरे पास आओ, मुझे तुमसे मिलना है। नताशा की वह जिद और उसका हर हुक्म देने वाला अंदाज आज रुद्र को जहर से भी ज्यादा चुभ रहा था। कुछ दिन पहले तक शायद वह उसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन अब उसके भीतर नताशा के लिए बची खुची सहनशक्ति भी खत्म हो चुकी थी। रुद्र ने ठंडी और सख्त आवाज में जवाब दिया, नताशा, मैं बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूँ और अभी कहीं नहीं आ सकता। बार बार इस तरह ड्रामा मत करो। इससे पहले कि नताशा कुछ और कहती, रुद्र ने कॉल काट दी। लिविंग रूम में एक भारी सा सन्नाटा छा गया। नैना वहीं पास में खड़ी थी, हालांकि वह नजरें बचाकर अपनी किताबों को समेटने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके कान पूरी तरह वहीं थे। रुद्र ने देखा कि नैना के माथे पर एक हल्की सी सिकुड़न थी, शायद नताशा के साथ उसकी ये अनबन उसे असहज कर रही थी। रुद्र का मन किया कि वह नैना के पास जाए और उसे साफ साफ बता दे कि नताशा उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखती, कि उसकी जिंदगी में अगर कोई है तो वह सिर्फ। लेकिन अगले ही पल उनके रिश्ते का वह कड़वा सच फिर से एक दीवार बनकर सामने आ गया। अस्थायी समझौता, तयशुदा एक्सटेंशन और वो दूर जाती हुई मंजिल। रुद्र ने लंबी सांस खींचकर खुद को रोका, नैना से नजरें चुराईं और बिना एक शब्द बोले चुपचाप वापस अपने कमरे की तरफ लौट गया। ये सब वंदना जी बहुत बारीकी से नोटिस कर रही थीं, रुद्र का यूं चुप रहना, उसका गुमसुम रहना और हर बात से कतराना। माँ ही तो होती है जो बच्चे के चेहरे की एक शिकन से उसका दिल पढ़ लेती है। चाहे दुनिया उससे कुछ भी छिपा ले, एक माँ की नजरों से उसका दर्द नहीं छिप सकता। इसी बेचैनी के चलते आज वंदना जी सीधे रुद्र के कमरे में चली गईं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वह सन्न रह गईं। रुद्र बिस्तर के किनारे सिर झुकाए बैठा था, उसके कंधे झुके हुए थे और वो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। वंदना जी का दिल बेटे की यह हालत देखकर बैठ गया। वह धीरे धीरे उसके पास गईं, उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गईं और प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, रुद्र बेटा, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, तू अंदर ही अंदर घुट रहा है। ऐसा क्या है जो तुझे इस तरह खाए जा रहा है? माँ के उन ममता भरे शब्दों और स्नेह भरे स्पर्श ने रुद्र के सब्र का बांध एक ही पल में तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपनी नम आंखें उठाकर अपनी माँ को देखा, वह माँ जिसके सामने वो कभी बचपन में अपनी हर जिद के लिए रोया करता था, आज अपने उसी अछूते और लाचार इश्क के सामने बेबस खड़ा था। उसका गला रुंध गया था, लेकिन कांपते हुए होठों से उसने आखिरकार वो सच कह ही दिया, जिसे वह दुनिया से छिपाए फिर रहा था। माँ, मैं नैना से प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहता। सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि यह कब और कैसे हुआ, लेकिन अब ये सच है कि मेरी सांसों में सिर्फ नैना बसी है। ये सुनते ही वंदना जी के चेहरे पर एक असीम खुशी और संतोष की लहर दौड़ गई। उनके दिल को जैसे बरसों का सुकून मिल गया हो। उनकी आंखें भी नम थीं, लेकिन उस नमकीन नमी में खुशी की चमक साफ झलक रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तू सच कह रहा है ना रुद्र?
रुद्र ने भारी मन से धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर उसका चेहरा उदासी से भर गया और उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, पर माँ, हमारा वह तलाक, वो रिश्ता जो सिर्फ कुछ वक्त का मेहमान है। वंदना जी ने तुरंत उसका हाथ प्यार से दबाया और दृढ़ता से बोली, मैंने पहले ही कहा था ना बेटा, मुझे पहले ही लग रहा था कि तुम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो इस कागजी समझौते से बहुत ऊपर है। अब ये रिश्ता तेरे हाथ में है रुद्र, तू चाहे तो अपनी इस मोहब्बत से इस रिश्ते को हमेशा के लिए एक नया नाम दे सकता है, इसे ठीक कर सकता है। रुद्र की आंखें और चौड़ी हो गईं। उसने लाचारी से माँ की तरफ देखा और बोला, ठीक तो मैं करना चाहता हूँ माँ, पर मुझे नहीं पता कि नैना मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। कहीं उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त या मजबूरी के सिवा कुछ न हो। मैं डरता हूँ कि कहीं मैं उसे हमेशा के लिए न खो दूँ। वंदना जी ने प्यार से रुद्र के गाल पर हाथ फेरा और हौसला देते हुए बोली, डर मत मेरे बच्चे। अगर तू उससे इतनी शिद्दत से प्यार करता है तो बैठकर सोचना छोड़ और उसे इस बात का एहसास करा। उसे बता कि वह तेरे लिए क्या मायने रखती है। थोड़ा सा जोर लगा, थोड़ा ड्रामा कर, उसके दिल में अपने लिए वो तड़प जगा, ताकि उसे भी पता चले कि जिसे वह सिर्फ एक समझौता समझ रही है, वह असल में उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। माँ की उन बातों ने रुद्र के भीतर जैसे एक सुई सी चुभो दी, जो उसे अपनी ही कायरता का एहसास कराने के लिए काफी थीं। थोड़ा सा जोर लगा, थोड़ा ड्रामा कर, वंदना जी के ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। डर और मोहब्बत के इस दोराहे पर खड़े रुद्र को अब समझ आ गया था कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर उसे नैना को हमेशा के लिए अपना बनाना है तो इस चुप्पी के दायरे को तोड़ना ही होगा। उसी शाम घर का माहौल सामान्य रखने की कोशिश करते हुए नैना किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। रुद्र अपने कमरे से बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके कदम बेरुखी या थकान वाले नहीं थे। उसके इरादों में एक अजीब सी शिद्दत और जिद थी। वह चुपचाप चलकर किचन के दरवाजे पर रुका। नैना सिंक के पास कुछ काम कर रही थी। रुद्र ने बिना कोई आवाज किए धीरे से किचन का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उसकी कुंडी लगा दी। लोहे की कुंडी के चटकने की उस तेज आवाज ने नैना का ध्यान खींच लिया। उसने चौंककर पीछे मुड़कर देखा। रुद्र उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा, आक्रामक और बेकाबू सा अपनापन था जिसे देखकर नैना की सांसें पल भर के लिए अटक गईं। नैना ने हड़बड़ाते हुए पूछा, रुद्र, आपने दरवाजा क्यों बंद किया और इस तरह क्या देख रहे हैं? रुद्र ने एक भी कदम पीछे हटाने के बजाय धीरे धीरे नैना की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक खामोश जिद थी। वह तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक नैना की पीठ किचन के काउंटर से नहीं लग गई और रुद्र उसके ठीक सामने बिल्कुल करीब आकर खड़ा नहीं हो गया। नैना का दिल घबराहट और अनजाने डर से तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोनों हाथ काउंटर पर टिका लिए ताकि वह खुद को संभाल सके। उसकी आवाज कांप रही थी, रुद्र, पीछे हटिए, क्या कर रहे हैं आप? बाहर कोई आ जाएगा। रुद्र ने अपना एक हाथ नैना के ठीक बगल में काउंटर पर रख दिया, जिससे नैना पूरी तरह उसके साये में कैद हो गई। उसने अपनी गहरी, भीगी हुई आंखें नैना की आंखों में गड़ा दी और एक बेहद भारी, कांपती हुई लेकिन अथक आवाज में कहा, आने दो जिसे आना है। आज मैं भागने वाला नहीं हूँ नैना, और न ही तुम्हें भागने दूंगा। नैना ने घबराकर अपनी पलकें ऊपर उठाई और बोली, आप होश में तो हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा ये रिश्ता, हमारा वो समझौता, गोली मारो उस समझौते को। रुद्र की आवाज में इस बार एक चीख जैसी तड़प थी, जो उसके अंदर सालों से दबी हुई थी। उसने अपनी उंगलियों से नैना के चेहरे के पास हवा में कांपते हुए छुआ, पर खुद को रोक लिया, जैसे वह आग को छूने से डर रहा हो, लेकिन उस आग में जलने के लिए भी बेताब हो। उसने आगे कहा, कोई समझौता नहीं है ये नैना, ये सिर्फ मेरी कायरता थी कि मैं इसे नाम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब और नहीं, मैं थक गया हूँ खुद से झूठ बोलते बोलते। नैना का दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए। रुद्र की आंखों में उमड़ता हुआ वह समंदर,
वह बेइंतहा मोहब्बत और पागलपन देखकर उसकी अपनी दुनिया हिल उठी थी, मानो वह जिस सच से अब तक आंखें मूंद रही थी, वह आज उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। अगले दिन कॉलेज का माहौल बदला हुआ था। रुद्र के भीतर कल रात के बाद एक अजीब सा सुकून और एक नया हौसला था। उसे अब अपनी भावनाओं को छिपाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कक्षाएं खत्म होते ही उसका कदम सीधे नैना की क्लास की तरफ बढ़ चला। आज वह किसी भी बात से डरने वाला नहीं था, लेकिन जैसे ही वह नैना की ब्लॉक की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसे नैना की दोस्त प्रिया अकेली आती हुई दिखाई दी। रुद्र ने रुककर पूछा, प्रिया, नैना कहाँ है? प्रिया ने सहज भाव से जवाब दिया, अरे रुद्र, नैना तो क्लास के बाद अथर्व के साथ कॉलेज के पास वाले उस नए रेस्टोरेंट में गई है, नोट्स के कुछ काम से। अथर्व का नाम सुनते ही रुद्र के शरीर में जैसे आग दौड़ गई। कल रात का सारा कच्चा पक्का हौसला एक पल में गुस्से की तेज लहर में बदल गया। उसका खून खौल उठा, वही अथर्व जिसके साथ नैना की हंसी उसे हमेशा से चुभती आई थी। बिना एक पल भी गनवाए रुद्र सीधे कदमों से उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा। रेस्टोरेंट के शीशे के दरवाजे से अंदर झांकते ही उसका शक यकीन में बदल गया। कोने वाली टेबल पर नैना और अथर्व आमने सामने बैठे थे और किसी बात पर खुलकर हंस रहे थे। जलन और गुस्से के मारे रुद्र का दिमाग सुन्न हो गया। सही गलत सोचने की उसकी सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। वह सीधे अपनी सीमाएं लांघते हुए टेबल तक पहुंचा, बिना किसी से कुछ कहे नैना की कलाई अपनी मजबूत पकड़ में ली और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। अथर्व अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया और गुस्से में चिल्लाया, यह क्या बदतमीजी है रुद्र? हाथ छोड़ो उसका। रुद्र ने मुड़कर अथर्व को एक ऐसी खूंखार, खतरनाक नजरों से घूरा कि अथर्व की जुबान रुक गई। रुद्र ने कड़कती हुई और चेतावनी भरी आवाज में कहा, अपनी हद में रह और इससे दूर रह, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वह नैना की हैरान और सहमी हुई चीख को अनसुना करते हुए उसे खींचता हुआ बाहर पार्किंग तक ले आया। उसने जबरन नैना को कार के अंदर धकेला, खुद ड्राइवर सीट पर बैठा और टायर चीखने की आवाज के साथ कार को पूरी रफ्तार से वहां से भगा ले गया। कार के अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में गुस्से की तपिश साफ महसूस हो रही थी। रुद्र स्टीयरिंग व्हील को ऐसे जकड़े हुए था जैसे उसकी उंगलियां इसे तोड़ देंगी। नैना अपनी जगह पर कांप रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक रुद्र को हुआ क्या है, यह पागलपन क्या था। शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूट चुकी थी। कार एक सुनसान, वीरान रास्ते पर आकर एक झटके के साथ रुकी। इंजन बंद होते ही रुद्र ने दरवाजा खोला, तेजी से दूसरी तरफ आया और नैना का दरवाजा खींचकर उसे लगभग बाहर घसीट लिया। क्रोध से रुद्र की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने नैना को दोनों कंधों से मजबूती से पकड़कर झकझोर दिया और दहाड़ते हुए बोला, आज के बाद इस कॉलेज में कोई भी लड़का तुम्हारे आसपास भी नहीं आना चाहिए। सुन लिया तुमने? नैना, जो अब तक सदमे में थी, इस बेबुनियाद हुक्म को सुनकर गुस्से से भड़क उठी। उसने झटका देकर अपने कंधे रुद्र की पकड़ से छुड़ाए और गुस्से में चीख पड़ी, क्यों नहीं आ सकता कोई पास? यह मेरी जिंदगी है रुद्र, मैं जिसे चाहूं अपनी जिंदगी में लाऊं, उससे बात करूं, तुम्हें इससे क्या? और मैंने कभी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दिया, तो तुम कौन होते हो मुझ पर ये तानाशाही चलाने वाले? ये तुम्हारा कैसा अजीब और पागलपन भरा व्यवहार है, इसे बंद करो। नैना के उन तीखे शब्दों ने रुद्र के सब्र के बचे खुचे बांध को तोड़ दिया। उसकी आंखों का गुस्सा अब एक ज्वार बन चुका था। उसने अपनी आवाज में अपनी हुकूमत का रौब भरते हुए कहा, क्योंकि मेरा पूरा हक है तुम पर। तुम मेरी पत्नी हो। तभी आसमान के मिजाज ने भी उनका साथ दिया। अचानक गरजते बादलों के बीच मूसलाधार बारिश बरस पड़ी। ठंडी बूंदें उन दोनों के जिस्म पर गिरने लगी, लेकिन उनके बीच की आग को वो बुझा नहीं पाईं। नैना ने बारिश की उस तेज बौछार के बीच तंज कसते हुए कहा, कौन सी पत्नी? शायद तुम भूल रहे हो रुद्र कि बहुत जल्द हमारा तलाक होने वाला है। हम सिर्फ एक कागजी समझौते से बंधे हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं हैं। बस दोस्त, उससे बढ़कर कुछ नहीं। डाइवोर्स? कौन सा डाइवोर्स? रुद्र का संयम पूरी तरह जवाब दे चुका था। इससे पहले कि नैना कुछ और बोल पाती,
रुद्र ने आगे बढ़कर उसके दोनों नाजुक कंधों को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए सीधे उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ये सब इतनी अचानक हुआ कि नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर एक पल के लिए पत्थर का हो गया। उसने हड़बड़ाकर रुद्र को अपनी तरफ से धकेलने और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रुद्र की उस पागल कर देने वाली जिद और ताकत के आगे उसकी एक नहीं चली। वो उस जबरदस्ती के तूफान में पूरी तरह बेबस थी। जब नैना से और संघर्ष नहीं हुआ तो उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसने हार मानकर उस तीव्र, गुस्से से भरे लेकिन बेइंतहा चाहत वाले किस को खुद पर हावी होने दिया। गुस्से में शुरू हुआ वह स्पर्श धीरे धीरे और ज्यादा गहरा और ज्यादा नशीला होता चला गया। बारिश की तेज बौछारें उन्हें भिगो रही थीं, लेकिन सांसें थमने लगी थीं। जब नैना का दम घुटने लगा और वह सांस नहीं ले पाई, तब जाकर रुद्र ने थोड़ा पीछे हटकर उसे छोड़ा। नैना हौंफते हुए अपनी आंखों में आंसू और अविश्वास लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रुद्र का सीना भी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपना माथा नैना के माथे से टिका दिया और बारिश की बूंदों के बीच भारी, कांपती हुई लेकिन अटल आवाज में फुसफुसाया, तुम मानो या ना मानो, तुम मेरी पत्नी हो, नैना। तुम चाहकर भी इस सच्चाई को कभी बदल नहीं पाओगी। उसने नैना की आंखों में सीधे देखते हुए एक अंतिम और कड़ा आदेश दिया, डाइवोर्स की बात अपनी जुबान पर लाना हमेशा के लिए भूल जाओ। अब से तुम सिर्फ और सिर्फ नैना रुद्रवर्धन बनने की तैयारी कर लो। और हाँ, आज से तुम मेरे कमरे में मेरी असली पत्नी बनकर रहोगी। बारिश की वह मूसलाधार बौछार और रुद्र के वे आखिरी शब्द नैना के वजूद को अंदर तक हिलाकर रख चुके थे। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न था। वो कुछ भी बोल पाने या विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। रुद्र ने बिना उसे एक पल का भी मौका दिए उसे वापस कार में बैठाया और गाड़ी सीधे अपने घर की तरफ मोड़ दी। रास्ते भर कार में एक भारी और दमघोंटू सन्नाटा छाया रहा। बारिश की बूंदें गाड़ी की खिड़कियों पर तेजी से थपथपा रही थीं, लेकिन अंदर सिर्फ रुद्र की भारी सांसें और नैना की कांपती हुई खामोशी गूंज रही थी। घर पहुंचते ही रुद्र ने बिना एक सेकंड गंवाए कार का दरवाजा खोला, नैना का हाथ अपने मजबूत हाथों में थामा और उसे सीधे अपने बेडरूम की तरफ खींच ले गया। लिविंग रूम में उस वक्त वंदना जी और घर का स्टाफ मौजूद था। अचानक रुद्र को इस तरह नैना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए ले जाते देख सभी हैरान रह गए। नैना के गीले बाल, उसका सहमा हुआ चेहरा और रुद्र की आंखों में जलती हुई वह जुनूनी जिद साफ बता रही थी कि कुछ बहुत बड़ा और अनपेक्षित हो चुका है। वंदना जी ने अपनी जगह से उठते हुए घबराकर पूछा, रुद्र बेटा, यह क्या? रुद्र ने रास्ते में ही रुककर अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और अधिकार का भाव था। उसने बहुत साफ और कड़े शब्दों में अपनी मां को बताया, मां, आज से नैना इस घर के गेस्ट रूम में नहीं, बल्कि इसी कमरे में मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहेगी, और इस रिश्ते के बीच से अब कोई तलाक या दूरियां नहीं आने वाली। वंदना जी के चेहरे पर वह बात सुनते ही एक पल के लिए हैरानी छाई और फिर अगले ही पल उनकी आंखों में एक गहरी, संतुष्ट मुस्कान तैर गई। वो समझ चुकी थी कि उनके बेटे ने आखिरकार अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए अपनी सारी सीमाएं पार कर ली हैं। किसी को भी कुछ और बोलने का मौका दिए बिना रुद्र नैना को लेकर अपने बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कमरे के अंदर आते ही बाहर की दुनिया का शोर जैसे थम गया। इस बड़ी ही की हल्की ठंडक और बारिश की ठंडक मिलकर कमरे के तापमान को और घना बना रही थी। रुद्र ने मुड़कर नैना को देखा, जो अभी भी दरवाजे के पास दीवार से सटकर खड़ी थी। उसके बदन के कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। रुद्र धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा। उसके कदम शांत थे, लेकिन इरादों में एक खामोश तूफान था। उसने नैना के ठीक सामने आकर अपनी दोनों हथेलियां दीवार पर टिका दी, जिससे नैना पूरी तरह उसके दायरे में सिमट गई। नैना ने अपनी कांपती हुई पलकें उठाईं और डर और अनजाने खिंचाव के मिले जुले एहसास के साथ पूछा, रुद्र, यह क्या पागलपन है? आपने सभी के सामने वो सब क्यों कहा? हमारा समझौता खत्म, नैना। रुद्र ने उसकी बात बीच नहीं ही काट दी।
उसकी आवाज इस बार बेहद धीमी, गहरी और सीधे दिल को छू लेने वाली थी। उसने अपना एक हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और नैना के माथे पर भीगी हुई बालों की लट को हटाकर उसके कान के पीछे अटका दिया। उसका स्पर्श इतना कोमल और अपनापन से भरा था कि नैना का शरीर सिहर उठा। रुद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब और कोई झूठ नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और आज से तुम्हें इस सच को कबूल करना ही होगा। अगली सुबह धूप खिली हुई थी, लेकिन रुद्र के बेडरूम का माहौल अभी भी उसी गहरी और सुकून भरी खामोश चादर में लिपटा हुआ था। नैना अभी भी रुद्र की बाहों में चैन की नींद सो रही थी। उसका एक हाथ हल्के से रुद्र के सीने पर टिका हुआ था। रुद्र जाग चुका था। वो एकटक नैना के शांत चेहरे को निहार रहा था, वह चेहरा जिसे पाने के लिए उसने अपनी दुनिया से बगावत कर दी थी। लेकिन इस खूबसूरत एहसास के बीच उसे एक अधूरे पड़े काम का एहसास था। वह कांटा जो उसकी जिंदगी में लंबे समय से चुभा हुआ था, नताशा। रुद्र ने बहुत ही धीरे से, बिना नैना की नींद में खलल डाले, खुद को उसकी बाहों से आज़ाद किया। उसने चुपचाप अपने कपड़े बदले, एक आखिरी बार सोते हुए नैना के माथे पर प्यार से अपने होंठ रखे और कमरे से बाहर निकल आया। उसके इरादे बिल्कुल साफ थे। अब और नहीं, इस नाटक को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया था। रुद्र ने सीधे अपना फोन उठाया और नताशा का नंबर डायल किया। उधर से घंटी बजते ही नताशा की तेज, तमतमाती हुई और गुस्से से भरी आवाज गूंजी, याद आ गई मेरी। कल से फोन काट रहे हो, मिल नहीं रहे हो, समझते क्या हो तुम अपने आप को रुद्र? अभी के अभी मेरे पास आओ वरना। नताशा, रुद्र की आवाज इस बार न तो गुस्से में थी और न ही उसमें कोई झुंझलाहट थी। वो बर्फ जैसी ठंडी, शांत और बेहद खतरनाक हद तक स्पष्ट थी। उसने कहा, बकवास बंद करो और चुपचाप 1 घंटे के भीतर शहर के उस कॉफी हाउस में मिलो। आज इस तमाशे को हमेशा के लिए खत्म करना है। नताशा का दिल एक पल के लिए बैठ गया। रुद्र की इस बेरुखी और ठंडे लहजे ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसने चीखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं। बीप बीप बीप। रुद्र ने बिना उसकी पूरी बात सुने फोन काट दिया। ठीक 1 घंटे बाद वह कॉफी हाउस खामोश और सूना सा था। नताशा वहां पहले से ही गुस्से से आग बबूला होकर बैठी थी। जैसे ही उसने रुद्र को अपनी तरफ आते देखा, वह गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और ताना मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? और यह क्या ड्रामा लगा रखा है आजकल? तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारा? रुद्र ने नताशा की तरफ देखा तक नहीं। वो बहुत इत्मीनान से उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से टेबल थपथपाते हुए सपाट आवाज में बोला, नाटक खत्म हो चुका है नताशा, और अब इस रिश्ते को ढोने का कोई मतलब नहीं है। नताशा का चेहरा गुस्से और सदमे से पीला पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांपते हुए स्वर में बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रिश्ता? हम पिछले इतने सालों का रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी जो मैंने खुद को पालने दी थी। रुद्र ने उसकी बात बीच में काटते हुए एक पत्थर की लकीर जैसी आवाज में कहा, मैं अब और इस धोखे में नहीं रह सकता। न मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकता हूँ और न ही इस ड्रामेटिक रिश्ते को एक दिन भी और खींच सकता हूँ। आज और अभी ये सब यहीं खत्म होता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नताशा का गुस्सा अब चीख में बदल चुका था। रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोग उनकी तरफ देखने लगे। उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे रास्ते पर नहीं छोड़ सकते रुद्र। उस नैना के चक्कर में तुम पागल हो गए हो, है ना? वही है इस सब के पीछे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नताशा की जुबान से नैना का नाम निकलते ही रुद्र की आंखों में वहशी और खूंखार चमक आ गई। उसने तुरंत आगे झुककर नताशा की कलाई को इतनी कसकर अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया कि नताशा दर्द से कराह उठी। रुद्र ने उसके चेहरे के बेहद करीब झुककर एक बेहद खतरनाक, डरावनी और कड़कती हुई आवाज में फुसफुसाया, जुबान संभाल कर रखना अपनी। अगर तुम्हारी परछाई भी नैना के आसपास मंडराती हुई दिखाई दी या उसके बारे में एक शब्द भी तुम्हारी गंदी जुबान से निकला,
तो यह मत भूलना कि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ कि इस खेल को हमेशा के लिए कैसे दफनाते हैं। नताशा रुद्र की आंखों में जलता हुआ वह पागलपन और मौत सा सन्नाटा देखकर कांप उठी। उसकी सांसें अटक गईं। उसने कभी रुद्र का ये रूप नहीं देखा था, ये वह रुद्र था जो अब किसी भी हद तक जा सकता था। रुद्र ने एक झटके में उसकी कलाई छोड़ी, अपनी जैकेट ठीक की और बिना पीछे मुड़े रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे बैठी नताशा अविश्वास और खौफ के मारे अपनी जगह पर पत्थर बनी रह गई। उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और रुद्र अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ नैना का हो चुका था। अगले दिन सुबह नैना कॉलेज के लिए निकली। वह अपनी खास दोस्त प्रिया के पास जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ नकाबपोश और जिस्म से कड़े मास्क पहने हुए आदमी अचानक वहां आ धमके। इससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, उन आदमियों ने उसे जबरन पकड़ लिया और खींचकर गाड़ी में डालने लगे। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से नैना को बचाने की कोशिश की, उसके हाथ पकड़े और चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उन ताकतवर आदमियों के सामने उसकी एक न चली। वे नैना को जबरन गाड़ी में ठूंसकर हवा की रफ्तार से फरार हो गए। सदमे और डर से कांपती हुई प्रिया बिना एक पल गंवाए सीधे दौड़ते हुए रुद्र के पास पहुंची। उस वक्त रुद्र अपने 4 जिगरी दोस्तों के साथ एक कैफे के बाहर हंसी मजाक कर रहा था। हाँफते हुए और रोते हुए प्रिया ने जैसे ही रुद्र को बताया, रुद्र नैना, उसे कुछ लोग जबरन उठाकर ले गए। वो खबर सुनते ही रुद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में ऐसा खौफनाक और जुनूनी गुस्सा भड़क उठा कि उसके पास खड़े चारों दोस्तों की रूह कांप गई। रुद्र ने कड़कती हुई आवाज में दहाड़ा, चलो सब के सब, आज उस तक पहुंचने वाले हर शख्स को जमीन में गाड़ दूंगा। रुद्र और उसके चारों दोस्त अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़े। थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे अपनी कार में बैठी नताशा ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक बेहद शातिर और कुटिल हंसी थी। दरअसल ये सारा खेल नताशा का ही बुना हुआ था। उसने ही नैना के खानदान और उसके चाचा के बारे में पूरी कुंडली निकाली थी और नताशा ने ही चुपचाप नैना के चाचा बृजमोहन को फोन करके नैना और रुद्र के ठिकाने की सारी जानकारी दी थी। दूसरी तरफ नैना को उसी पुराने और वीरान गोदाम में दोबारा लाकर एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया था। तभी वहां नैना के चाचा बृजमोहन वर्मा दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक खूंखार और शैतानी मुस्कान थी। उन्होंने नैना के सामने आकर अपना परिचय देते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है तुम्हें भतीजी, लेकिन आखिरकार मिल ही गई। तुम्हें पता है, आज से ठीक 20 साल पहले तुम्हारे माता पिता और तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश मैंने ही की थी। अफसोस कि उस दिन तुम और तुम्हारे माँ बाप बच गए थे। नैना का दिल दहल उठा। बृजमोहन ने आगे कहा, मैं तो तब भी तुम सबको मारना चाहता था, पर भगवान ने बीच में रोक दिया। खैर, जो तब नहीं हुआ वो आज सही। अब तुम्हारी बारी है। नैना चीख पड़ी और रोते हुए बोली, चाचा जी, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बृजमोहन पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वसीयत के मुताबिक जैसे ही तुम 21 साल की होंगी, वर्मा कंपनी और सारी पुश्तैनी संपत्ति की इकलौती किन तुम बन जाओगी। और आज तुम 21 की हो चुकी हो, इसलिए ज्यादा ड्रामा मत करो और चुपचाप इन प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर दो। जब नैना ने साफ मना कर दिया, तो बृजमोहन के आदमियों ने जबरन उसका हाथ पकड़कर उन कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए। कागजों पर साइन होते ही बृजमोहन खुशी से पागल हो गया और हंसते हुए चिल्लाया, इतने सालों की मेरी इच्छा आज पूरी हुई। कल सुबह ही मैं वर्मा कंपनी का आधिकारिक सीईओ डिक्लेयर हो जाऊंगा। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और नैना की तरफ सीधी तान दी, ताकि वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। नैना ने अपनी आंखें भींच लीं, लेकिन तभी धड़धड़ाते हुए गोदाम के दरवाजे चकनाचूर हो गए। रुद्र और उसके चारों दोस्त आंधी और तूफान की तरह अंदर घुस आए। रुद्र की आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। देखते ही देखते रुद्र और उसके दोस्तों ने बृजमोहन के सभी गुर्गों को ऐसा पीटा और धूल चटाई कि वे चारों खाने चित हो गए। अपने आदमियों को पिटते देख और रुद्र का वह खौफनाक रूप देखकर बृजमोहन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
वह चुपके से मौका पाकर खिड़की के रास्ते दुम दबाकर भाग निकला। रुद्र बिजली की रफ्तार से नैना के पास पहुंचा, उसके बंधे हुए रस्सों को खोला और उसे अपनी मजबूत और सुरक्षित बाहों में भींच लिया। नैना फूट फूट कर रो पड़ी और रुद्र ने उसे सीने से लगाकर दुनिया की हर बला से महफूज कर लिया। रुद्र जब नैना को लेकर घर पहुंचा तो पूरा घर सन्न रह गया। वंदना जी और घर के बाकी लोगों ने जब बृजमोहन की इस घिनौनी करतूत और नैना के माता पिता की मौत की सच्चाई सुनी तो हर किसी का दिल दहल गया। नैना फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल इस बात से टूट रहा था कि उसके माता पिता की बरसों की मेहनत और उनके खून पसीने की कमाई को उसके अपने ही चाचा ने धोखे से छीन लिया। घर के सभी लोगों ने उसे प्यार से ढांढस बंधाया और संभाला। तभी रुद्र ने नैना के सामने उस असली वसीयत विल का जिक्र किया जिसके बारे में बृजमोहन को कोई अंदाजा नहीं था। रुद्र ने प्यार से नैना के आंसू पोंछते हुए कहा, नैना, अपने आंसू रोको। तुम्हारे चाचा को लगता है कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया है, लेकिन असलियत कुछ और है। रुद्र ने आगे समझाते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता ने बहुत पहले ही एक सुरक्षित वसीयत तैयार करवा दी थी। उस विल के नियमों के मुताबिक जैसे ही तुम 21 साल की होती हो, इस पूरी कंपनी और संपत्ति की इकलौती और कानूनी मालिक तुम बन जाती हो। और सबसे बड़ी बात, उस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि शादी के बाद इस पूरी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति यानी मेरा कानूनी हक होगा, और जब तुम चाहो इसे पूरी तरह अपने नाम या मेरे नाम ट्रांसफर कर सकती हो। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद नैना के सीने से एक भारी बोझ उतर गया। उसने राहत की एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि उसके माता पिता की मेहनत और उनकी विरासत सुरक्षित है। तभी रुद्र की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसने नैना का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, कल वर्मा टेक्सटाइल्स की बोर्ड मीटिंग है। कल मैं उसी मीटिंग में तुम्हारे चाचा को उनकी असली औकात दिखाऊंगा। अगली सुबह वर्मा टेक्सटाइल्स के विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में बोर्ड मीटिंग चल रही थी। माहौल पूरी तरह गंभीर था और अगले सीईओ के नाम की घोषणा होने वाली थी। बृजमोहन वर्मा पहले ही बोर्ड के तमाम सदस्यों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और धौंस से अपनी तरफ कर चुके थे। उन्हें पूरा यकीन था कि आज कंपनी का नया मालिक और सीईओ वही बनने वाले हैं। बोर्ड के हेड ने जैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, अब हम वर्मा टेक्सटाइल्स के नए सीईओ के नाम की घोषणा करने जा रहे हैं। तभी कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा जोरदार तरीके से खुला। रुको! एक धमाकेदार और गूंजती हुई आवाज के साथ रुद्र ने अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर एक शांत, आत्मविश्वासी और बेहद खतरनाक मुस्कान थी। उसने सीधे बृजमोहन की तरफ देखकर एक तीखी मुस्कान दी और पूरे बोर्ड के सामने शान से कहा, इस टेक्सटाइल का असली ओनर और मालिक मैं हूँ। मेरे यहाँ रहते हुए आप किसी और का नाम कैसे ले सकते हैं? हॉल में बैठे सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बृजमोहन गुस्से से लाल होकर अपनी जगह से उठे और दहाड़ते हुए बोले, पागल हो गए हो क्या तुम? इस कंपनी के मालिक तुम कैसे हो सकते हो? ये वर्मा परिवार की खानदानी संपत्ति है। रुद्र ने अपनी जेब से अपने वकील की तरफ इशारा किया। वकील ने तुरंत आगे बढ़कर कागजों का एक फाइल बंडल बोर्ड के सामने रख दिया और उसे खोलकर सबके सामने रख दिया। बृजमोहन ने जैसे ही उन कानूनी कागजों और असली विल को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस असली वसीयत में साफ दर्ज था कि नैना के 21 साल के होते ही सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी और विवाह के बाद उसके पति का उस पर पूरा कानूनी अधिकार होगा। सबसे बड़ा झटका बृजमोहन को ये देखकर लगा कि उनके पास जो जाली कागजात थे, उनमें इस कानूनी शादी और पति के अधिकारों का कोई जिक्र ही नहीं था। वे समझ चुके थे कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और उनकी सारी चालें धरी की धरी रह गई हैं। बरसों की उनकी साजिश और मेहनत एक झटके में खाक हो चुकी थी। बोर्ड ने तुरंत नियमों के तहत रुद्र को वर्मा टेक्सटाइल्स का नया सीईओ घोषित कर दिया। रुद्र अपनी कुर्सी पर बैठा, उसने ठंडी और सख्त नजरों से कांपते और गुस्से से उबलते हुए बृजमोहन की तरफ देखा और चेतावनी भरे लहजे में कहा, बहुत ऐश कर ली तुमने मेरी पत्नी की संपत्ति पर, बृजमोहन। अब एक एक पाई लौटानी होगी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
बहुत जल्द मेरी कानूनी टीम और पुलिस तुम्हारे घर पहुंच रही है। ये सुनते ही बृजमोहन की बची खुची इज्जत भी धूल में मिल गई। भरी मीटिंग में सबके सामने उनकी भयंकर बेइज्जती हो चुकी थी। वे गुस्से और बेबसी से आग बबूला होते हुए बिना एक शब्द बोले वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। बृजमोहन वर्मा का बोरिया बिस्तर समेटने में रुद्र को ज्यादा वक्त नहीं लगा। पुलिस और कानूनी शिकंजा कसते ही बृजमोहन के काले कारनामों, फर्जीवाड़े और 20 साल पहले किए गए उस खौफनाक षड्यंत्र का कच्चा चिट्ठा जनता और कानून के सामने आ गया। उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ा और उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। उधर नताशा, जो दूर बैठकर अपने इस खेल के कामयाब होने के सपने देख रही थी, उसका हश्र भी बुरा हुआ। रुद्र ने न सिर्फ उसके हर एक पैतरे को नाकाम कर दिया, बल्कि उसके सारे प्रोफेशनल संपर्कों और नापाक हरकतों का पर्दाफाश करके उसे शहर से हमेशा के लिए दूर जाने पर मजबूर कर दिया। उसके हाथ निराशा और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लगा। वर्मा टेक्सटाइल्स की कमान अब पूरी तरह रुद्र के हाथों में थी, लेकिन असली मालिक के तौर पर नैना का नाम और उसकी गरिमा पूरी तरह सुरक्षित थी। शाम ढल चुकी थी। बाहर आसमान पर बादलों का डेरा था और ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो चुका था। रुद्र जब घर लौटा तो लिविंग रूम में कोई नहीं था। वह सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि नैना खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती हल्की फुहारों को निहार रही थी। उसके चेहरे पर अब डर या उदासी का कोई साया नहीं था, बल्कि एक नया सुकून और चमक थी, वो चमक जो अपने हक और अपने अपनों के साथ सुरक्षित होने पर आती है। रुद्र धीरे धीरे उसके पीछे गया। उसने बिना कोई आवाज किए अपने मजबूत हाथ नैना की कमर के गिर्द लपेट दिए और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया। नैना ने इस अचानक मिले अपनेपन से हल्की सी सिहरन महसूस की, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपना सिर रुद्र के कंधे पर टिका दिया। रुद्र ने अपने होंठ उसके कान के पास लाकर बेहद धीमी, गहरी और प्यार से भरी आवाज में फुसफुसाया, सब कुछ ठीक हो गया मेरी जान। अब इस जिंदगी में न कोई डर होगा और न ही कोई समझौता, सिर्फ हम दोनों और हमारा ये खूबसूरत सफर। नैना ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ रुद्र के हाथों पर रख दिए और अपनी नम आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में मान लिया कि यह तूफान भले ही भयानक था, लेकिन इसके बाद मिलने वाली यह धूप और छांव हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी।